हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर माधव शरण पाठक। आज का ये जो सेकंड लेक्चर है एडीपीयू की दृष्टि से, मध्य प्रदेश जिला अभियोजन अधिकारी की दृष्टि से, और इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं दहेज दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। और इसी के साथ में आपको पढ़ना होगा दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची नियम 1985। इन दोनों अधिनियमों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पूछे जाने की मोस्टली संभावना है उन पर हम डिस्कशन करेंगे। ये अधिनियम बड़ा ही छोटा है और इसके साथ में नियम जोड़े गए हैं वो नियम ज़्यादा नहीं है। एक छोटा सब्जेक्ट है और बहुत जल्दी आपका जो 32 सब्जेक्ट का टारगेट रहता है कि 32 बेयर एक्ट पढ़ने हैं, तो ये 32 बेयर एक्ट बड़े आसानी से कवर हो सकते हैं। मेजर एक्ट पर हम बाद में जाएंगे, पहले माइनर एक्ट डिस्कस करते रहेंगे। और ये वीडियो मैं ज़्यादा लेंदी लेके नहीं जाने वाला क्योंकि आप लोगों के पास समय कम होता है, लेकिन यदि आप वीडियो को सुनते हैं और साथ में बेयर एक्ट को रखते हैं तो आपको आसानी हो जाएगी। और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपको बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे। बेयर एक्ट पढ़ते टाइम यदि आप इस वीडियो को यूज करेंगे, बेयर एक्ट में टिक लगाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं जो सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूँ ये ओटी सीरीज के हिसाब से आपके लिए की पॉइंट्स है, वन लाइन फैक्ट्स जैसे हैं, जिससे आप बड़े आसानी से कम समय में अपने अधिनियम को कवर कर सकते हैं। यदि आप वीडियो 20 मिनट पॉज कर करके भी सुन लेते हैं तो भी आपका आसानी से क्लियर होने की संभावना है। और आपका जो बर्डन है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये बर्डन बड़े आसानी से आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की। तो इस अधिनियम को बता दें, ये 1961 का अधिनियम संख्या इसकी 28 है। इस अधिनियम में टोटल 10 धाराएं हैं, जिसमें यदि देखें तो 3 अमेंडमेंट जुड़े हुए हैं, 4A, 8A और 8B। इन 3 अमेंडमेंट्स को मिला के यदि बात करें तो ये हो जाते हैं टोटल 13 सेक्शन। कोई ज़्यादा बड़ा एक्ट नहीं है। और इसमें जो मेन चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, तो ऐसे कुछ सेक्शंस ही हैं, 10-11 सेक्शन पूरे याद किए जा सकते हैं और एक बार एटलीस्ट हम रीड तो कर ही सकते हैं बेयर एक्ट को। इस बेयर एक्ट को आपको रीड करने में मैक्सिमम आपको 1 घंटा यदि आप दे देते हैं इस अधिनियम को, तो आप 1 घंटे में बड़े प्यार से, बड़े आसानी से इसको रीड कर सकते हैं और आपका बर्डन कम हो जाएगा। चलिए बात करते हैं संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ की। धारा 1, जैसा कि हर अधिनियम का प्रारंभ संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ से होता है, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि केवल आप संविधान की बात करें तो संविधान में जो संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ है वो अंतिम भाग 22 में जाता है। बाकी सारी अधिनियम में जो शुरुआत होती है वो संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, जिसको हम इंग्लिश में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट बात करते हैं। तो इस अधिनियम का जो नाम होगा वो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 होगा और इसका जो विस्तार है ये संपूर्ण भारत पर है। प्रारंभ की बात करें तो इसमें यदि अधिनियम को आप देखेंगे तो गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से दिया गया, लेकिन यदि प्रवृत्त करने की बात करते हैं तो ये 1 जुलाई 1961 से प्रवृत्त होता है। बात करेंगे सेक्शन 2 की, तो सेक्शन 2 आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है जिससे आप दहेज की परिभाषा को एकदम क्लियर कर सको। और दहेज की परिभाषा जब क्लियर आपकी हो जाएगी तो आसानी से आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसमें एक विषय आया है मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में, तो मूल्यवान प्रतिभूति के विषय को भी आप पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखा है बीएनएस के अंतर्गत जो सेक्शंस हैं वो चीजें हैं, ठीक है। नॉर्मली दहेज की बात करें तो इसमें बोला गया है कि दहेज क्या है, मूल्यवान प्रतिभूति अभिप्रेत है, जिसको आईपीसी में या बीएनएस में मूल्यवान प्रतिभूति वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में बताया गया है। विवाह के समय या विवाह के पूर्व विवाह का कोई पक्षकार एक दूसरे पक्षकार को विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता या किसी अन्य द्वारा किसी भी पक्षकार को किसी अन्य व्यक्ति को क्या करता है, प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता कोई राशि की बात करता है, कोई चीज दिए जाने की करार करता है, किंतु इसमें शरीयत विधि, ठीक है ना, मोहम्मडन का जो मेहर कॉन्सेप्ट है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मेहर क्या दहेज के रूप में आता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ शरीयत विधि के अंतर्गत जो मेहर है वो नहीं आता। नॉर्मली ये ध्यान रखिएगा दहेज क्या है, किसी वर या वर के द्वारा वधु से कोई चीज की मांग करना। और आपको यहाँ बता दें वर या उसके माता पिता या किसी के द्वारा भी कुछ ऐसी मांग करना जो उसको हम दहेज के कॉन्सेप्ट में रखते हैं, कोई मूल्यवान प्रतिभूति, इसमें चल अचल संपत्ति, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और इसमें मेहर नहीं आता क्योंकि मेहर के कॉन्सेप्ट को आप जानते हो कि मेहर एक एलिमनी है जो मुस्लिम विधि में शरीयत के अंतर्गत एक आवश्यक कॉन्सेप्ट है।
बात करते हैं सेक्शन 3 और 4 की। तो इसमें लिखा है दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध हैं, जिसमें धारा 3 में इसको दंड दिया गया है। और बात करें दहेज मांगना, दहेज लेना, देना और मांगना, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को क्या बताया गया, अपराध के रूप में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1966 में बताया गया है। जो व्यक्ति दहेज लेता है, जो व्यक्ति दहेज देता है, अर्थात बिटिया पक्ष वाले, वधू पक्ष वाले भी यदि कोई दहेज देते हैं, दहेज के रूप में गिफ्ट नहीं आते हैं उसमें, गिफ्ट जो आवश्यक गिफ्ट हैं जो विवाह में दिए जाते हैं माता पिता के द्वारा, तो उनको नहीं लिया जाता। लेकिन किसी भी प्रकार की मूल्यवान प्रतिभूति जो धारा 2 में आपने पढ़ी है वो दहेज के अंतर्गत आती है। और जो दहेज देना या लेना, ये दोनों ही चीजें दंडनीय बताई गई हैं। और यदि क्लॉज 1 की बात करें तो जो अधिनियम प्रवृत्त हो गया था उसके पश्चात यदि कोई दहेज लेगा, देगा या दुष्प्रेरित भी करेगा, अबेटमेंट करेगा, जैसा बीएनएस में बताया गया, दुष्प्रेरण मतलब आईसीए, इंस्टिगेशन, उकसाना, कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र करना, एड, सहायता देना, ये तीनों ही चीजें क्या है, दंड के रूप में बताई गई हैं। जो व्यक्ति दहेज लेगा या देगा या दुष्प्रेरित करेगा, उसको यहाँ पे बोला गया है कि 5 वर्ष तक की राशि, 5 वर्ष तक के दंडादेश से कम की नहीं होगी, जुर्माना भी लग सकता है, जो 15,000 रुपए, 15,000 या फिर जो दहेज की राशि है, जो उनमें दोनों में से जो अधिकतम राशि होगी उसके हिसाब से दंडित किया जाएगा दहेज की रकम का, या जो भी अधिक हो, अर्थात 15,000 तो लगेगा ही, यदि दहेज ज्यादा दिया गया तो वो भी दंड दिया जा सकता है। इस प्रकार से दहेज लेने या देने को दंड के रूप में बताया गया है। बात करते हैं दहेज मांगने के लिए शास्ति, ऐसा कोई व्यक्ति दहेज मांगता है उसके लिए भी दंड बताया गया है। इसमें लिखा है जो व्यक्ति दहेज मांगेगा, चाहे वो वधू या वर के माता पिता हो, नातेदार हो, संरक्षक हो, ये सारे लोग जो अप्रत्यक्ष रूप से मांग कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से मांग कर रहे हैं, उनको 6 मास तक का कारावास दिया जा सकता है, जो 2 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना भी लग सकेगा, 10,000 रुपए से दंडनीय होगा। और जब भी इस विषय में न्यायालय निर्णय देगा तो उसके संबंध में निर्णय में ये उल्लिखित जरूर करेगा कि 6 मास से कम किसी अवधि का दंडादेश, इसमें 6 माह तक का दंडादेश दिया जा सकता है। और दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है, यदि 6 मास से कम दिया जा सकता है तो ये। इसके बाद बात आती है यदि कोई विवाह का विज्ञापन करता है, विवाह के लिए विज्ञापन निकालता है, इस्तेहार निकालता है। इसमें एक इलस्ट्रेशन आया था कि यदि कोई व्यक्ति इस्तेहार निकालता है कि मेरी अंधी लड़की से जो कोई विवाह करेगा तो वो चीजें क्या होंगी, उसको मैं इतनी राशि दूंगा, तो इसको भी दंडनीय बताया गया है। और ऐसा कोई व्यक्ति जो विज्ञापन ऐसा निकालेगा, प्रकाशित करेगा या परिचालित करेगा तो वहां पर 6 माह तक का दंडादेश है, जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माना 15,000 तक का हो सकेगा। और जब भी निर्णय लिखा जाएगा, कम दंडादेश दिया जाता है तो न्यायालय को उसका कारण लिखना होगा। तो यदि बात करें फॉर्मली तरीके से धारा 3, 4 और 4A की, तो 3 में जो दंडादेश है वो 15,000 रुपए का एक फिगर आपको याद रखने की आवश्यकता है, दंडादेश 5 साल तक का है। 4 में बात करें दहेज मांगने को अपराध बताया गया, जिसमें जुर्माना 10,000 तक का बताएगा, और 6 माह से कम की सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है, जो 2 वर्ष तक की हो सकती है, इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं धारा 5 की। तो धारा 5 बात करता है दहेज लेना और देना, देने और लेने का कोई एग्रीमेंट करता है, करार करता है। तो ऐसी स्थिति में भी दंडादेश दिया गया है। दहेज देना या लेना का जो करार है वो नेचर क्या होगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि दहेज देने और लेने वाले के करार का नेचर क्या होगा। तो ऐसे कोई भी करार क्या होंगे, शून्य होंगे, वाइड एग्रीमेंट होगा यदि कोई दहेज लेने या देने के लिए कोई एग्रीमेंट कर रहा है। धारा 5। धारा 6 की बात करें, दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के लिए फायदेमंद होना। देखिए इसमें यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया धारा 6 से, वो ये पूछा गया है कि यदि दहेज जो भी दिया जा रहा है और दहेज के जो कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट में यदि वो पत्नी है और पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो यदि वो जो मृत्यु हुई है उस पत्नी की, यदि वो विवाह के 7 साल के भीतर होती है और वो असामान्य कारण थे, अप्राकृतिक कारण थे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसके वारिस कौन होंगे, उसकी संतान को या उसको उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो वहां पर जाएगी, ऐसा धारा 6 में
प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट जो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है वो अपराधों के संज्ञान के बारे में है कि किन आधारों पर कौन सा न्यायालय उस विषय में संज्ञान लेगा। तो यदि बात करें अपराधों के संज्ञान की, तो यहाँ पर जो संज्ञान लेने का पावर जो दिया गया है, शक्ति जो दी गई है, वो महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो होगा वो उस विषय में संज्ञान लेगा। और जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अर्थात महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे मामले सुनने का शक्ति होगी, संज्ञान ले सकेगा, लेकिन इससे नीचे का न्यायालय संज्ञान नहीं ले पाएगा, अपराध का विचारण नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना बिल्कुल आवश्यक है कि कौन संज्ञान लेगा, तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन महानगर मजिस्ट्रेट। इससे नीचे का कोई भी न्यायालय इस मामले का दहेज मांगने, लेने देने और इस्तेहार, इन विषयों धारा 6 के अंतर्गत भी कोई भी संज्ञान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट लेगा। अब बात आती है किस आधार पर लेगा, तो दो आधार होंगे, या तो पुलिस रिपोर्ट होगी, FIR होगी उस विषय में, या फिर दूसरा विषय जो होगा वो होगा परिवाद पर। कोई भी नातेदार, कोई भी परिचय वाला, माता पिता, संरक्षक, ऐसे मामले में परिवाद दर्ज कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, जिसके आधार पर संज्ञान मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ले लेगा। अब बात आते हैं इसका नेचर क्या है। धारा 8 बात करती है यदि ऐसे कुछ अपराध आते हैं तो क्या उनमें राजीनामा और जमानत हो सकती है। तो आपको बता दें ऐसे मामले राजीनामा योग्य नहीं होते हैं, अर्थात नॉन कंपाउंडेबल असमनीय अपराध होते हैं और इनको संज्ञेय बोला गया, अर्थात पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। तीसरा विषय आता है कि जमानत होगी तथा तो जमानती होते हैं, लेकिन उनके विषयों के बारे में पहले जमानती ना होकर अजमानती होते हैं और असमनीय होते हैं, अर्थात ना तो जमानत होती है ना शमन, अर्थात उसका राजीनामा हो सकता है। अब बात आती है बर्डन ऑफ प्रूफ। 8A में बात किया गया है कि मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ कैसा होगा। तो यदि एविडेंस एक्ट को आप देखते हैं तो बात करेंगे कि जो कोई मामला लाता है बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होता है, अर्थात यदि अभियोजन पुलिस रिपोर्ट के आधार पर मामला आया है तो अभियोजन को यह साबित करना पड़ेगा, फरियादी को यह साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ दहेज लेने देने या मांगने का कॉन्सेप्ट हुआ है, उसको इस प्रकार से दहेज के लिए उत्प्रेरित किया गया है। और जब बात आती है अभियुक्त के ऊपर, तो अभियुक्त के ऊपर तब आएगा जब उसके ऊपर मामला आएगा और उसको सुनवाई का अवसर आएगा। तो समय समय पर एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। 8B बात करता है दहेज प्रतिषेध अधिकारी की। एक दहेज प्रतिषेध अधिकारी है, उसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा 8B के अंतर्गत की जाती है। उसका काम यही होना है कि वो प्रयास करेगा कि दहेज ना ले, कोई भी दहेज के अधिनियम, दहेज प्रतिषेध, दहेज के संबंध में जो अधिनियम के कार्य हैं वो किए जाएं और जो भी अधिनियम के द्वारा उसको समय समय पर दायित्व सौंपे जाएंगे उनका काम करेगा। 9 और 10 की बात करें तो 9 सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात करती है और 10 स्टेट गवर्नमेंट के। नियम बनाने की शक्ति किसको होगी, तो नियम बनाने की शक्ति धारा 9 के अंतर्गत केंद्र सरकार को होगी और धारा 10 के अंतर्गत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति रहेगी। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत छोटा सा एक्ट है, 10 सेक्शन ही है। पहला संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ, दूसरे में दहेज की परिभाषा प्रॉपर तरीके से, दहेज देने या लेने दोनों को दंडात्मक, धारा 3 में दहेज मांगना के लिए दंड, धारा 4 में 4 काम है विज्ञापन पर। मैंने आपको बताया कोई ऐसा इश्तेहार जारी कर देता है कि हमारी बेटी है, अंधी है, इससे शादी जो कोई करेगा तो हम इतना, तो ये 4 चीजें 4A तक आते हैं। फिर बात आती है ऐसे जो एग्रीमेंट किए जाते हैं दहेज लेने देने के लिए, वो करार शून्य होते हैं। और यदि धारा 6 में बात की जाए तो यदि 7 साल के अंदर कोई ऐसी महिला है जो विवाह होने के कारण असामान्य तरीके से उसकी मृत्यु हो जाती है, अप्राकृतिक मृत्यु होती है, तो ऐसी स्थिति में उसकी प्रॉपर्टी किसके पास हो जाएगी, उसकी संतानों के पास, या जो नियरेस्ट वारिश होगा। संज्ञान यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेगा, इससे नीचे का न्यायालय नहीं देखेगा। और 2 आधारों पर, या तो पुलिस रिपोर्ट पर या परिवाद के आधार पर मामला संज्ञान लिया जाएगा।
8 में बता दिया गया संज्ञेय है, अजमानती है, असमनीय है। 8A में सबूत का भार हमेशा शुरुआत में फरियादी पर होगा, अभियुक्त को मौका मिलने पर कि उसका मामला दहेज के अंतर्गत नहीं आता तब अभियुक्त प्रमाणित करेगा। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, उसका यही काम है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम के जो कार्य हैं, दहेज प्रतिषेध दहेज ना ले इस संबंध में अवेयरनेस, ये सारी चीजें काम रहेंगे। 9 में पावर नियम बनाने की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 10 में राज्य सरकार के पास नियम बनाने की शक्ति है। एक मैंने आपको बताया था इसमें एक नियम है दहेज प्रतिषेध वर वधू भेंट सूची नियम 1985। तो इस एक्ट को, इस नियम को भी थोड़ा सा याद रखना है। इसका इन्फोर्समेंट जो है वो 2 अक्टूबर 1995 को है। 2 अक्टूबर आपको डेट ध्यान होगी। 2 अक्टूबर कौन सी डेट है? 2 अक्टूबर डेट है गांधी जी के जन्म की। तो यदि दिमाग में रखना है, 1 जुलाई से आपके कॉलेज स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम कॉलेज स्टार्ट के साथ हो जाएगा। और महात्मा गांधी के जीवन के साथ, महात्मा गांधी एक बड़े सोशल वर्कर थे और सोशल वर्क में ये भी आता है कि हम दहेज ना लें, दहेज ना दें। तो इस संबंध में जो सूची है वो 2 अक्टूबर को नियम जो है 2 अक्टूबर 1985 से बने, ऐसे याद कर सकते हैं। बात आती है कि विवाह के संबंध में जो भेंटें हैं उनके संबंध में एक नियम आता है कि विवाह के समय जो भेंटें वधू को दी जाती हैं उसकी एक सूची वधू पक्ष को और भेंटें जो वर को दी जा रही हैं उसकी सूची एक वर पक्ष को रखी जाएंगी। नियम 2 के बारे में बात की गई है। तो ये जो सूची है, ये भेंटों की सूची कैसे तैयार की जाए, कब तैयार की जाएगी? तो विवाह के पश्चात यथासंभव शीघ्र दिशा में इसको तैयार कर लिया जाएगा। सूची बनाने के संबंध में बोला गया है कि भैया ये आज्ञापक प्रावधान है, आज्ञा है नियम के अंतर्गत कि आपको सूची बनानी पड़ेगी। नियम 2 में भेंटों की सूची के संबंध में कुछ कंटेंट हैं, आवश्यक तत्व हैं। तो उसके नियम 2 में कहा गया है कि जब ये सूची बनेगी वो लिखित होगी। उस सूची में जो भी गिफ्ट दी जा रही, भेंट दी जा रही, उसका विवरण और उसकी अनुमानित मूल्य भी लिख किया जाएगा। और जो गिफ्ट दे रहा है, भेंट दे रहा है, दान दे रहा है, उसका नाम या नातेदार हैं तो उनका नाम भी लिखा जाएगा। लास्ट जो है इसमें वो ये कहता है कि भेंटों की सूची पर भेंट देने वाले हस्ताक्षर यदि वर या वधू ऐसा चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। यदि जब भेंट दी जा रही है तो वो चाहें तो उसमें सिग्नेचर भी होंगे। तो इस प्रकार से ये जो अधिनियम था बहुत ही कम समय में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं और लगभग सारी चीजें आपकी इसमें कवर हो जाएंगी। तो मैं चाहता हूं कि इस अधिनियम को आप 20 मिनट में जो मैंने वीडियो देखा इसको थोड़ा सा बैरियर के सामने रखते हुए आप इसको कवर कर सकते हो। तो होप सो कि ये अधिनियम भी आपको बड़े आसानी से कवर हो जाएगा। पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक अधिनियम कवर कराया, अब दूसरे एक्ट में आपको दूसरा अधिनियम कवर कराया। लास्ट टाइम मैंने परिवीक्षा अधिनियम बताया था, आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम है। आगे वाले लेक्चर में हम और भी कंटिन्यू करेंगे जिससे माइनर एक्ट आपकी बड़े जल्दी कवर हो जाए। फिर हम जो लेक्चर सीरीज लाएंगे वो मेजर एक्ट पर लाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ाएंगे, BNS भी पढ़ाएंगे, BNSS भी पढ़ाएंगे, BSA भी पढ़ाएंगे। और यदि आप चाहते हैं श्री गणेश लॉ एकेडमी के साथ ऑनलाइन क्लास से जुड़ना या ऑफलाइन क्लास से जुड़ना, तो आप हमारे जो कांटेक्ट नंबर हैं उन कांटेक्ट नंबर पे फोन लगा के हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यमों से देते हैं और आप लोगों को नोट्स भी अवेलेबल कराएंगे। तो चाहें तो आप हमारे श्री गणेश लॉ एकेडमी के जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे जो ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेस हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर से मिलेंगे अगला सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।